Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. With this video, we are going to start a new chapter. The name of that chapter is Electrostatics. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंसेप्चुअल भी है. एक बार ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो इस वीडियो में हमें दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है. द फर्स्ट पॉइंट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड पॉइंट इज अ कूलम्ब्स लॉ. ओके दोनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पे. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Okay, so to understand the concept of electric charge, let us consider this is one substance. एक substance मैं consider कर रहा हूँ, वो किसी भी इसे बना है. ओके तो कोई भी substance अगर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो एक जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, जैसे कि इसको पहले आधे इसमें डिवाइड कर दिया, फिर इस पार्ट को मैं और आधे इसमें कर दूंगा, इस पार्ट को और आधे इसमें कर दूंगा, इस पार्ट को और आधे इसमें, इन दिस वे. तो जब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं तो एक ऐसा पार्ट मिलेगा मुझे कि जिसका हम फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते, उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते. तो दिस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस substance it is called as an atom. इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे. अब ये पाया गया है कि इस एटम के अंदर जनरली तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. ओके हमारे सिलेबस में हमें तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल को स्टडी करना है. इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसके अंदर है, लेकिन हमें तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है. द फर्स्ट एलिमेंट्री पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है प्रोटॉन्स. थर्ड टाइप का जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन्स. ओके सो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. अगर हम उनकी पोजीशन देखेंगे तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, whereas the electrons are revolving around the nucleus. तो ये पाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि इन इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है इट इज इक्वल्स टू 9.109 इंटू 10⁻31 kg. एक प्रोटॉन का जो भी मास है उसकी वैल्यू होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg. एक न्यूट्रॉन का जो भी मास होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻27 kg. ओके तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का मास 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, whereas दिस इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन. जब हम इन तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मासेस को हम अगर कंपेयर करते हैं तो तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल में से सबसे हेवी एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है? ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका मास जो भी है थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. इनको अगर देखते हैं अच्छी तरह से तो 1.6726 इंटू 10⁻27 kg ये प्रोटॉन का मास है, वेरएज न्यूट्रॉन का मास जो भी है इट इज 1.6749 है, यहाँ पे 26 है. तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो उनके जो भी मासेस है लगभग इक्वल है. लेकिन अगर हम माइन्यूटली कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास जो भी है थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. ओके जब मैं इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास कंपेयर करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास, तो ऐसा यहां पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. यहाँ पे 10⁻31 है, यहाँ पे 10⁻27 है. जब मैं एक मास
सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो हमें यह दिखता है कि जो भी प्रोटॉन का मास है इट इज अराउंड 1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है वो 1837 टाइम्स लेस है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल में से सबसे हेवी जो भी पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, सबसे लाइट जो भी पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जो भी कंपैरिजन है वो 1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। इन सभी जो भी वैल्यूज है ये आपको पता होना चाहिए, इनका बहुत बार यूज होने वाला है। ओके, तो लास्ट इसमें हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। दो मासेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम ग्रेविटेशन लॉ से इजीली निकाल सकते हैं, दैट F is equals to G into m1 m2 upon r square, where r is the separation distance between two masses। उसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ऑफ 9.1 into 10⁻³ kg, इसका भी मास है, उतना ही मास होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं सेपरेट करता हूँ बाय अ डिस्टेंस r, r is the separation distance between these two masses, तो इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन को मासेस है तो उन दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी होता है वो 100% अट्रैक्टिव होता है। लेकिन एक देखा गया जब हम दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाते हैं, ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाने के बाद इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ये कौन कहता है? ग्रेविटेशन लॉ कहता है। लेकिन यहां पे ये दिखा कि इन दोनों में स्ट्रांगली फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इंस्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी हो रहा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 10⁻42 टाइम्स ज्यादा है, 10⁻42 टाइम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है इन दो इलेक्ट्रॉन में एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में किसके वजह से आ रहा है? ये जब स्टडी किया गया ऐसा देखा गया कि इन दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनके मासेस तो है ही, लेकिन मासेस के अलावा और कुछ प्रॉपर्टी है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इन दोनों चार्जेस की वजह से वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। ओके, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइम्स ज्यादा है? 10⁻42 टाइम्स ज्यादा है। ये 10⁻42 टाइम्स जब हम लिख रहे हैं तो इसका जो भी इंटेंसिटी वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर 10⁻7 टाइम्स में बोलता, 10⁻7 टाइम्स, तो एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन 1 करोड़ टाइम्स ज्यादा है। अगर 10⁸ में यहां पे लिखता तो 10 करोड़ टाइम्स ज्यादा है। तो इसी तरह यहां पे 10⁻42 है। आप इमेजिन कीजिए कि फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना ज्यादा है वहां पे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द चार्जेस की वजह से वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, ये पता चला लोगों को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ये फाइंड आउट किया गया जब हम चार्ज की बात करते हैं। ओके, तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। इतना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। जब हम प्रोटॉन की स्टडी किया तो प्रोटॉन के ऊपर ये पाया गया कि इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है इट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ओके, जब हमने एक जगह पे इलेक्ट्रॉन रख दिया और एक जगह पे न्यूट्रॉन रख दिया तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मिला हमें ग्रेविटेशनल। यहां पे जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं मिला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ये पाया गया कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, सो इट कैरी जीरो चार्ज।
न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज है वो है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेस को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो भी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 पॉजिटिव में इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ओके, और न्यूटन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल का मासेस कितना है, तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस कितने हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, और उन दोनों चार्जेस की वजह से वहां पे एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। सो ये जो भी चार्जेस की वजह से दो चार्जेस के बीच में, चार्जेस के वजह से दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होने वाला है, सो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ओके, और मासेस की वजह से जो भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्सेस क्रिएट होते हैं उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मासेस की वजह से जो भी फोर्स होंगे उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ। सेकेंड पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है, इट इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। ओके, तो उसका स्टेटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसके पहले यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है हैविंग चार्ज Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज मैं कंसिडर कर रहा हूं जिसके ऊपर चार्ज है Q2। दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये दो पॉइंट चार्जेस जो भी है, इनका सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स एग्जिस्ट between these two point charges. That force, it is proportional to product of magnitude of both the point charges, and it is inversely proportional to जो भी force इन दोनों में exist हो रहा है, that force it is inversely proportional to the square of the separation distance between these two charges, R square. Okay, so to remove this proportionality constant, this F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Now this K is the constant which is depends on the nature of a medium which is exist in between these two point charges. हमने दो पॉइंट चार्ज किस मीडियम में इमेजिन किया, उसके ऊपर उस K की वैल्यू डिपेंड होगा। ओके, सो K is nothing but the one constant which is depends on the nature of the medium which is exist in between these two point charges. अगर यहाँ पे हम फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं, फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं, तो इस K की वैल्यू होगा, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू चार्जेस। अगर दो मैं चार्जेस कंसिडर कर रहा हूं, पॉइंट चार्जेस, ओके, पहले इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, सेकंड इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है R। अगर हम इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में रख दिया तो उस वक्त जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू चार्जेस। अब थोड़ा देखिए, अगर फर्स्ट जो चार्ज है अगर वो निगेटिव है, सेकंड चार्ज अगर पॉजिटिव है, ओके, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, Q1 की वैल्यू कितना है, माइनस Q1, सॉरी फर्स्ट चार्ज की जो भी वैल्यू है, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो भी चार्ज है, इट इज अ माइनस Q1, सेकंड इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर फोर्स माइनस आता है, अगर फोर्स की वैल्यू माइनस में आता है, सो दैट इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं दोनों चार्जेस माइनस कंसिडर करता हूं, नेगेटिव चार्जेस कंसिडर करता हूं, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड पार्टिकल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस माइनस बिकम अ प्लस,
यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर फोर्स प्लस आता है, फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है, सो दैट इज नथिंग बट द रिपल्सिव फोर्स। हमेशा आपको ये याद रखना है। फोर्स की वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स की वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो अट्रैक्टिव, और फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिपल्सिव फोर्स। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी फोर्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता हूँ, यानी प्रोटॉन कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता हूँ, तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स है उसकी वैल्यू निगेटिव में आता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। मीन्स लाइक चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है, दो लाइक चार्जेस है, ओके, तो एक ही टाइप के चार्जेस है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा। अगर अनलाइक चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो भी होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज Q1? इट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज Q2? इट इज द चार्ज ऑन द सेकंड पार्टिकल। व्हाट इज R? इट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? सो एप्सिलॉन नॉट, it is called as an permittivity of free space, and its value is equals to 8.85 into 10 raised to power minus 12, okay, coulomb square per Newton meter square. So this is a unit of permittivity. So epsilon naught, it is called as a permittivity of free space. इसकी वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिलेगा। तो के की वैल्यू होता है, इट इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। तो इस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस के वजह से जो भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब इसको हमें अगर वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, ओके, इसको अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, दिस वन इज द सेकंड पार्टिकल। तो यहां पे वेक्टर के फॉर्म में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, द फोर्स to 1 force on second particle due to the first, force on second particle due to the first, यानी second particle के ऊपर first particle की वजह से जो भी force exert होगा, अगर हम दोनों like charges ले रहे हैं like this one, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर सेकंड पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा दैट फोर्स इट इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ओके, सो दिस फोर्स, दिस इज अ नोटेशन, force exert on a second particle due to the first particle which is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R21 square. Okay, this is a vector quantity now. Okay, इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, into R21 cap. So this is a unit vector which represent this direction. ओके, सो 2 से 2 R21 यानी इस चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन R21। ओके, सो दिस इज यूनिट वेक्टर। तो इसको हमने मैग्नीट्यूड में रख दिया, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 ए डायरेक्शन। अब इसी तरीके से अगर आप फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फोर्स एग्जिस्ट ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल, यानी फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर सेकंड पार्टिकल जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12
ओके, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो दिस इज R12. सो दिस इज द क्या यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द R12 डायरेक्शन. ओके, सो वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब अगर आपको ये किसी ने पूछ लिया कि F21 और F12 में क्या रिलेशन है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं. सो दिस इज F21 इज इक्वल्स टू F12. ओके, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन कैसा आएगा, माइनस आएगा, कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है. सो दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ. अगर इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ये पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो दिस इफ दिस इज द एक्शन, दिस इज द रिएक्शन. दोनों के डायरेक्शंस अगर देखेंगे तो एक्शन और रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है. सो लाइक दिस वन. सो दिस इज अबाउट द कूलम्ब्स लॉ. ओके, अब यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, हमने दो चार्जेस को यहां पे कंसिडर किया, तो अगर बहुत सारे चार्जेस है तो वहां पे सिचुएशन क्या होगा वो हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज वन चार्ज Q1, दिस इज द अनदर चार्ज Q2, दिस इज द थर्ड चार्ज Q3. ऐसे टोटल 3 चार्जेस है और दिस इज द ट्रायंगल. ओके, और तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्जेस है. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है Q1, सेकंड पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है Q2, थर्ड पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है Q3. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके ऊपर ओके फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टोटल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू रिमेनिंग 2 चार्जेस, अगर ये फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला गया तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पे देखिए, सो इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है Q1. अब Q3 की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा, ओके, अगर ये R1 डिस्टेंस है, अगर ये R2 डिस्टेंस है और ये R3 डिस्टेंस है, तो हमें इसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ड्यू टू Q3 एंड ड्यू टू Q2, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो Q3 की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा उस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द थर्ड पार्टिकल, उसका डायरेक्शन ये होगा. फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस वन, इस डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज अ F12. So force acting on a first particle due to the second one. अब इनके मैग्नीट्यूड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज पता है और डिस्टेंस पता है, हम इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो भी पार्टिकल है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए, तो ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. सो यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा, रिजल्टेंट शुड बी इन बिटवीन दिस 2, इन दोनों के बीच में होना चाहिए. ओके, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगा. अगर Q3 की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2, तो ये जो भी फोर्स है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स. तो बाय यूजिंग वेक्टर एनालिसिस, पैरेललोग्राम लॉ हो गया या ट्रायंगल लॉ हो गया, हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये इसमें एक सिंपल क्वेश्चन, अगर ये फोर्स ये जो भी चार्ज है थर्ड पार्टिकल के ऊपर, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ओके, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता. देखिए, अब इन दोनों में ओके, इन दोनों की अगर बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द फोर्स F12, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल. अब ये जो भी चार्ज है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा, क्या वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? द आंसर इज दैट अट्रैक्टिव होगा. अगर वो अट्रैक्टिव होता है तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज F13, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा.
सो दिस इज अ F13, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं हम। ओके, तो अब इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा वो डिपेंड रहेगा कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड किसका है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हमें वो सॉल्व करते आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द कूलोम्स लॉ। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने कूलोम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।